सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। आज भी कारोबार का आगाज़ और अख्ताम ज़बरदस्त अंदाज में हुआ। 800 से ज़ायद पॉइंट्स का आज इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंडेक्स एक बार फिर 86,000 की सतह को अबूर कर गया और 86,057 पॉइंट्स पर आज इंडेक्स से क्लोजिंग हुई है। अब ये सूरत हाल कितनी बेहतर रहेगी और ये जो आईनी तरमीम मंजूर हुई है उसके बाद मार्केट में ये तेज़ी देखी गई है कि हफ्ते के आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि आज तो अभी सिर्फ आगाज़ है हफ्ते का। आने वाले दिनों में ये इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। एहसन मेहनती साहब, MD एंड CEO आरिफ ट्रीज के हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये हम देख रहे हैं हफ्ता ही 86,000 के साथ आगाज़ किया इंडेक्स ने, तो अभी मार्केट में इस हफ्ते कहाँ तक जाने की गुंजाइश है? और ज़ाहिर है एक जो पॉलिटिकल जो खबरें सामने आ रही थी वो किसी हद तक पॉजिटिव सामने आई हैं, तो ये भी मददगार साबित होंगी मार्केट के इस्तेहकाम के लिए। बिल्कुल, ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कम भी है और आई थिंक ये एक मेजर रीजन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो बिल है ये पास हुआ है। आई थिंक ये एक मेजर रीजन है मार्केट के अंदर तेजी का। ये गोइंग फॉरवर्ड अर्निंग सीजन है तो काफी ज्यादा तेजी रहेगी। एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद जो पॉलिटिकल जो नॉलेज है वो खत्म भी है। इन्वेस्टर काफी ज्यादा मुस्बत देख रहे हैं अर्निंग सीजन के अंदर। काफी बैंक्स भी जो है वो नजर आ रही है। और ऐसा अब अभी आगे चलकर ज़ाहिर है अब आहिस्ता आहिस्ता मॉनेटरी पॉलिसी फिर से करीब आ रही है, और इस मॉनेटरी पॉलिसी में अगर कोई 2-2.5% की कमी होती है, 200 या 250 बेसिस पॉइंट्स कम होते हैं, तो फिर मार्केट कितना मजीद ऊपर जा सकती है? एहसन साहब को रिकनेक्ट हम करते हैं ताकि उनकी आवाज़ सही तौर पर हमारे नाज़रीन तक पहुंच सके। एहसन मौजूद है। देखिए, आई थिंक इस वक्त जून 30 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 13.5% तक आ जाएगा। पॉलिसी रेट जो इस वक्त 17 है। चलें, रिकनेक्ट एहसन साहब को हम करते हैं ताकि ऐसे तौर पर लोगों तक पहुंच सके। अब अगली मॉनेटरी पॉलिसी में अगर 2-2.5% की कमी स्टेट बैंक की जानिब से की जाती है तो यकीनी तौर पर न सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए ये एक बूस्ट वाली खबर होगी, बल्कि ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी भी ज़्यादा जनरेट होगी और पाकिस्तान की बिजनेस और इकॉनमी को मजीद ग्रो करने का मौका भी मिल सकेगा। इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी चूँकि नीचे आ चुका है तो इसका भी पूरा फ़ायदा इस वक्त इन्वेस्टर्स उठा रहे हैं और स्टॉक मार्केट पर लोगों का एतमाद ज़्यादा से ज़्यादा बहाल हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त 86,000 से ऊपर की सतह पर जब ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब कि एतमाद इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस मार्केट पर मौजूद है। एहसन साहब, अब अगर ये इंटरेस्ट रेट में भी मजीद फर्दर 2-2.5% की कमी होती है तो वो कितना बूस्ट दे सकती है मार्केट को और बिजनेस एक्टिविटी को? जी बिल्कुल, ये जून 30 तक वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये पॉलिसी रेट के अंदर जो है 400 बेसिस पॉइंट और कमी होगी। इस वक्त 17.5% जो है वो पॉलिसी रेट है। तो अगर जाहिर है अब ये इसमें कमी होती है उसी परसेंटेज से मार्केट भी जो है वो आउट परफॉर्म करती है। जाहिर है लेंडिंग रेट जब गिरते हैं तो इन्वेस्टर को बेहतर इक्विटी मार्केट्स में रिटर्न मिलते हैं और फिर जाहिर है वहां पर कुछ डिवेस्टमेंट होती है बॉन्ड मार्केट में और फिर जाहिर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट आती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट का मोमेंटम जो है जून तक 2025 तक हमें तेजी की तरफ नजर आता है। पॉलिटिकल नॉइज काफी ज्यादा थी, वो अब खत्म हो चुकी है। इन्वेस्टर इस वक्त अर्निंग सीजन के अंदर है और काफी ज्यादा पोजीशन बिल्टअप कर रहे हैं। तो ये लोकल इन्वेस्टमेंट फ्री होगी जो कि इस वक्त मार्केट को लीड करेगी, क्योंकि हमने देखा है कि फॉरेन इन्वेस्टर ग्रेजुअली मार्केट से निकल रहे हैं। और ऐसे मतलब ये साल खत्म होने से पहले जो कैलेंडर ईयर है इससे पहले क्या हम 6 फिगर्स के इंडेक्स को क्रॉस कर जाएंगे, हमारी मार्केट उसमें दाखिल हो जाएगी? देखिए बिल्कुल, अब उस रफ्तार से हम उस तरफ जा रहे हैं ग्रेजुअली जो है। मोस्ट प्रॉब्ली बाय दिसंबर 25 हम ये नजर आएगा कि ये 6 डिजिट्स हम जो है उसको टच करेंगे और आई थिंक कि उसके बाद भी काफी ज्यादा पोटेंशियल है। मार्केट जो है वो काफी ज्यादा अंडरवैल्यूड है और जाहिर है ये जो पॉलिसी रेट के अंदर कटौती होगी कम इन्फ्लेशन के साथ, मोस्ट प्रॉब्ली इसको हम नए लेवल्स जो है मार्केट के लगातार हम देखते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन मेहनती साहब, MD एंड CEO आरिफ अभी हमारे साथ मौजूद थे। और मार्केट इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, 86,000 से ऊपर इस वक्त के पहुंच चुकी है। लेकिन ज़ाहिर बहुत से सेक्टर्स ऐसे भी हैं जहां अभी भी मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है और ख़ास तौर पर जो महंगी बिजली का मसला है, जो IPPs के साथ एग्रीमेंट का मसला है, उस पर हुकूमत इस वक्त पूरी तरीके से काम कर रही है। और अब खबर ये सामने आई है कि अदायगी के तरीक़ेकार में तब्दीली के लिए हुकूमत ने 18 IPPs के बड़ों को अब तलब किया है और पावर जनरेशन पॉलिसी 1994 और 2002 के तहत कायम 18 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी IPP के आला हुक्काम अगले हफ्ते अब उनको बुलाया जाएगा और उनसे मीटिंग्स होंगी और उनको फिर कन्विंस किया जाएगा कि टेक और पे की जगह टेक एंड पे
मोड में तब्दील करने के लिए अपने आप को राज़ी कर लें और फिर उस पर ज़ाहिर हुकूमत के साथ आगे मामलात किस तरह से लेकर हुकूमत चलेगी ये भी हमें देखना होगा। डॉक्टर शुएब अहमद साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, वो करेंगे इस सिलसिले में। शुएब साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। हुकूमत बहुत तेज़ी के साथ इस पर काम तो करना चाह रही है, क्या आपकी नज़र में अभी तक वो रिजल्ट्स निकल कर सामने आ रहे हैं? अगर ये सब कुछ हो भी जाता है, 18 IPPs के साथ ये मामलात हुकूमत के तय भी हो जाते हैं, टैरिफ रेट में कितनी कमी आ जाएगी? एक आम आदमी को कितना रिलीफ मिल सकेगा इसके नतीजे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब जहांगीर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आपसे बातचीत होती है। और दूसरी बात यह है कि मैं अब जब देख रहा था ये सारी डिटेल, तो 3 चीज़ों का ज़रा ना मुझे बैकग्राउंड से रेफरेंस लाना पड़ेगा, ताकि ये है कि हमारी गुफ्तगू को ज़रा ना थोड़ा हमारे आम जो देखने वाले हैं वो ज़रा अच्छे तौर पर समझ सके ना। मैंने आपसे एक दफ़ा याद होगा गुजारिश की थी कि जो हमारे पास IPPs हैं वो 3 तरह के हैं ना जी। इसमें ऐसे IPPs हैं जिनकी गवर्नमेंट खुद, जो गवर्नमेंट की अपनी कस्टडी में है ना, जिसकी जिम्मेदार खुद गवर्नमेंट है। उसके बाद कुछ IPPs हैं जो कि हमारे इस वक्त चाइना के साथ है ना, अगरचे कि उसमें चाइना के प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन वो आते चाइना की डोमेन में। और 800 बिलियन, मैं आपको इसकी सारी डिटेल ऑलरेडी दे चुका हूँ एक दफा। और सिर्फ 500 बिलियन का जो डिफरेंस है वो आता है हमारे लोकल जो IPPs हैं, जिनमें से जो बकौल इनके बड़ों को इन्होंने अगले हफ्ते कॉल कर ली है ना। तो कहने का मकसद ये हुआ कि जो एक मेजर चंक है, यानी आप यूं समझ लीजिए कि 3/4, मैं यूं कहूंगा कि अगर 1/4 को ये अभी एड्रेस कर रहे हैं, 3/4 को अभी इन्होंने छेड़ा भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाया। जबकि हमारी उन दिनों में बातचीत नहीं हुई जिन दिनों में SCO कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो मैंने उस वक्त कहीं एक और जगह मेरी बात हुई, तो मैंने कहा ये एक बड़ा अच्छा मौका था, इनके हाथ आया था कि चाइनीज प्राइम मिनिस्टर यहाँ मौजूद थे, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को बिठा के ही अपनी सारी सूरत हाल बताते, बजाय इसके कि हम यहाँ पे खुशियों के शादियाने बजा रहे थे कि पता नहीं हमने कितनी बड़ी SCO की कामयाब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करवा दी है। उसका जो फायदा उठाया जाता, अगर साइडलाइन मीटिंग्स के अंदर यही जो बात आज के इन 18 IPPs के साथ करने लगे हैं ना, टेक एंड पे वाली बात, तो ये उनसे बात करते हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि हम आपको इतनी बड़ी ह्यूज रकम 800 बिलियन तो हमें सिर्फ चाइनीज IPPs को देना है। तो मेरी सिर्फ अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि मैंने आपको एक सिंबॉलिकली, एक अलामती तौर पर ये बताया कि 1/4 को हम अभी एड्रेस करने लगे हैं, 1/4 हिस्से को। और उसमें से भी जो एक बड़ा ह्यू एंड क्राई था कि जी 5 IPPs, तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जी उसमें खबर ये चली थी। मुझे सिर्फ अफसोस ये होता है और मुझे समझ नहीं आती कि हमारे लोग इतनी गैर जिम्मेदाराना खबर क्यों प्लान करते हैं कि जी 2400 मेगावाट की IPPs को बंद कर दिया गया। वो भाई वो तो पिछले 5 साल से कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, उसमें से हबको का तो वैसे ही अगले साल एग्रीमेंट खत्म होने वाला था। अब वो देखें जो आप और मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया था कि 65 पैसा जी, अगर वो आज के दिन आप उनको बंद करके और उनकी रकम दे देते हैं उनको वापस, और जो रकम आप उनको वापस देंगे, याद रखें कि उसका जो बैलेंस होगा वो सर्कुलर डेट में ये डालेंगे। ज़ाहिर है इनके पास अपने पास तो कोई पैसे नहीं है कि ये कहां से देंगे अपने पास से पैसे, वो डालेंगे ये गर्दिशी कर्जे में, और वो घूम फिर के जब आपके ऊपर वापस अवाम के ऊपर आएगा, और फिर जब आप IMF के पास नया लोन लेने के लिए जाएंगे तो बात तो वहीं आ गई। वो जो 65 पैसे का रिलीफ आपने दिया वो 72 पैसे का बन के आपके पास रिटर्न होगा। तो ये अल्फाज का जो गोरख धंधा है ना, और ये जिस तरह से मतलब लोगों को चीजों में उलझाने की कोशिश की जा रही है, और सिंबॉलिकली मतलब मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, मतलब अरबाब जहांगीर, मैं काश अल्लाह करे कि शायद हमारी कोई बात सुने कि देखिए जिस तरह ये आईनी तरमीम और ये जो बाकी मामला जिनके ऊपर आप इतना बड़ा सख्त एक्शन लेते हैं कि आप लोगों की जिंदगियां बंद करके रख देते हैं, खुदा के लिए ये जो बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, ये बैठकें इस मुल्क के लिए भी होती तो कितना अच्छा होता। ये बैठकें इसलिए भी होती कि जनाब आप जो इस वक्त IPPs की मद में या दीगर मसाइल में आप ये देखें ना, अभी ये जो डाटा इस वक्त लेटेस्ट डाटा चल रहा है जिसके अंदर सिर्फ यानी बिजली जो चोरी के जो मामला आ रहे हैं, क्यों जीरो टॉलरेंस नहीं दिखाया जा रहा, क्यों एक ऐसी आईनी तरमीम क्यों नहीं की जाती कि जो शख्स भी इस मुल्क के एसेट्स को नुकसान पहुंचाएगा, जो शख्स इस मुल्क के मफादात के अगेंस्ट जाएगा, और एनर्जी सबसे बड़ा मफाद है मुल्क का। मैं आपको गुजारिश करूं कि एनर्जी सबसे बड़ा मफाद है, क्योंकि एनर्जी के साथ आपकी फूड सिक्योरिटी लिंक्ड है, और जब आपके पास एनर्जी नहीं होगी, वाटर नहीं होगा, फूड सिक्योरिटी नहीं होगा, तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा।
इसलिए तो आपका यूथ भाग के शुभ साहब, वो इससे पहले भी आप कई बार कह चुके हैं, जो काम हुकूमत ने करना है वो तो आप देखें वो रातों रात भी हो जाता है, सारी रात सेटिंग करके भी हो जाता है, सब मुतल्लिका लोग भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो काम नहीं करना, जिसकी इंटेंशन नहीं है, जिस तरफ तवज्जो नहीं है, फिर वो नहीं होता। फिर वो इसी तरह टास्क फोर्स बनती है, 2-2 महीने वो काम करती रहती है और फिर ये आप समझें ये मूंगफलियों के बराबर का ये रिलीफ फिर वो दिया जाता है। तो मतलब अब ये आप यकीन करें, बाब मैं कता कलामी की माफी चाहता हूँ, आपकी बात में पूरी नहीं होने दे रहा, लेकिन मैं इस वक्त मुझे जो है ना तकलीफ ये हो रही है कि यार आप एक छत के नीचे बैठ के आप रात को 11 बजे सेनेट को बुला लेते हैं, तो आपको क्या रुकावट है इसमें क्या उलझन है? 2 चीजें मैंने 3 चीजें डिमांड की थी, पहले दिन से यही डिमांड करता हुआ आ रहा हूँ कि जनाब आज आप रात को ऐलान करेंगे, सोने से पहले सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करें और ये सोने के से पहले ऐलान करें कि कल किसी बिजली चोर को पाकिस्तान में नहीं छोड़ा जाएगा, आपको दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा। आप ये तय कर लें कि जनाब हमने जो ये लाइन लॉसेस के नाम के ऊपर 17-18% ये लाइन लॉसेस कर रहे हैं, 11% वो कहते हैं जी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होता है, तो 6% कहा गया, 6% आप उठा के। तो शिव साहब, ये कल की सिटिंग में भी हो सकता था ना, ये तो सारे स्टेक होल्डर्स वहां मौजूद ही तो थे, 2, 4, 5 लाइंस ही तो ऐड होनी थी, कोई एक नया ड्राफ्ट बनना था और उस ड्राफ्ट पर सिग्नेचर होने थे, बस मंजूरी होनी थी, उसकी सिग्नेचर होने थे, कुछ भी नहीं होना था। यानी आप यकीन करें कि कोई मसला ही नहीं है इसमें, कोई ऐसी न्यूक्लियर साइंस नहीं है। आप खामखा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हैं जी हमने कमेटी कायम कर दी, वो उन बड़ों से बैठक करेगी, यानी जो बात करने वाली है वो तो आपने मिनटों में सेकंडों में कर ली। वो बड़े क्या इस मुल्क से बड़े हैं? मेरा तो ये एक सवाल है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि जिन बड़ों की हम बात अभी आपने की ना अपने प्रीएम्बल में, क्या वो बड़े, वो जो 18 बड़े बुला रहे हैं, क्या वो इस मुल्क से बड़े हैं? खुदा न खास्ता, क्या उनकी इतनी जुर्रत है? इस मुल्क की वजह से उनकी रोटी रोजी लगी हुई है। अरबाब जहांगीर, ये बड़े मतलब ये मुनाफिकत की इंतहा है कि जब इनको हम रिकग्नाइज करते हैं कि ये बड़े हैं, ये किस चीज के बड़े हैं? इन्होंने तो हमारा खून चूस के खा गए, ये पी गए हैं सारा का सारा। तो सिर्फ गुजारिश ये है कि जनाब आप इस तरह की किसी को मतलब तिफल तसलियां या ये जो मतलब माजरत के साथ ये लफ्ज करना नहीं चाहिए है, लेकिन ये जो टोपी ड्रामा करने की कोशिश करते हैं ये नहीं करें। आप बिल्कुल स्ट्रेट वे आए सामने, और अगर आप रात को 11 बजे सेनेट को बुला सकते हैं तो खुदा के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं। आपकी इंटेंशन ही नहीं है कुछ करने की, सीधी सी बात है। अवाम को इसी तरह रखो, अवाम इसी तरह लंगड़ी लूली या पहाज रो रो के लिंपिंग करती रहे और हमारी दुकानें चमकी रहे, हमारी पार्लियामेंट में 10 रुपए में पार्लियामेंट के जो है ना होटल में खाना मिलता रहे, बस वहां पे हमारे मामला ठीक रहे। बाकी ये अवाम क्या है, बस अवाम होनी नहीं चाहिए गरीब। ठीक है शोएब साहब, एक छोटा सा ब्रेक बस लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और ना सिर्फ हमारे मुल्क में इस वक्त महंगी बिजली का मसला हल नहीं हो पा रहा, बल्कि कई और सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि इस वक्त मुसलसल हुकूमत की जानिब से नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। ब्लू इकॉनमी जो कि दुनिया भर की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी बनकर इस वक्त उभर रही है, लेकिन हम पाकिस्तान में जब देखते हैं तो समंदर में छुपे हुए इस खजाने को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। न सिर्फ खजाना नज़रअंदाज हो रहा है, बल्कि अरबों डॉलर का पानी भी समंदर में गिर कर ज़ाय हो रहा है। समंदरी खजाने मुल्क की मईशत में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन ब्लू इकॉनमी की हमारे यहाँ अभी तक लोगों में वो समझ नहीं है और उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। व्यापार की टीम ने एक तज्जियाती रिपोर्ट इस सिलसिले में बनाई है, पहले ज़रा रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिएगा, फिर शोएब अहमद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे इस सिलसिले में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। रिपोर्ट देखिएगा। यौम आजादी पाकिस्तान से लेकर अब तक मुल्क की मईशत हर दौर में कशमकश का शिकार रही है। डिफॉल्ट का खतरा मंडलाता रहा है, महंगाई बढ़ती रही, अवाम महंगाई के नीचे पिसती रही, हुकूमतें कर्जे लेती गयीं और अवाम उसके बोझ तले दबते चले गए। मुल्क की मुनाफा बख्श इदारे खसारा करते चले गए और कौमी खजाना खाली होता गया। और जो जरिया पाकिस्तान की असली तरक्की की वजह बन सकता था वो मुसलसल नजरअंदाज होता गया। वतन अजीज कुदरती वसाइल से माला माल है। मुल्क में इतने खजाने पोशीदा हैं कि जिनको अगर तलाश कर लिया जाए तो पाकिस्तान दुनिया में किसी का मोहताज न हो। दुनिया के बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक को अगर देखें तो उनकी तरक्की का राज समंदर में छुपा हुआ है। समंदरी खजाने मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में शामिल है जो समंदरी खजानों से माला माल है। पाकिस्तान की साहिली पट्टी सर क्रीक से लेकर जिवानी तक 1000 किलोमीटर तवील है। ये कुदरती खुसूसी मुआशी जोन 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। इसके साथ 50,000 स्क्वायर किलोमीटर का कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी पाकिस्तान को दस्तयाब है। बलूचिस्तान में समंदर करीब 734 किलोमीटर और सिंध में 267 किलोमीटर है। हमारा वाटर एरिया तकरीबन 2,90,000 स्क्वायर किलोमीटर है। पाकिस्तान की 98% तिजारत समंदर के रास्ते होती है, जिससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में ब्लू इकोनॉमी का बहुत अहम किरदार है। ब्लू इकोनॉमी किसी भी मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी
की हैसियत रखती है। अमेरिका और बर्तानिया को देखें, जिनकी नेवी को ब्लू वाटर नेवी कहा जाता है। इस वक्त दुनिया में ब्लू इकोनॉमी का GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट 2500 अरब डॉलर है। पाकिस्तान की इतनी बड़ी कोस्टल लाइन होने के बावजूद इसमें हमारा हिस्सा इंतहाई कम यानी 1.5 अरब डॉलर है। इंडिया ही नहीं, बांग्लादेश भी हमसे आगे है। बांग्लादेश का GNP 6 अरब डॉलर है। ब्लू इकोनॉमी की इस्तिलाह 2012 में पहली बार सामने आई थी। मुआशी तरक्की के लिए समंदरी हुदूद में मौजूद कुदरती आबी वसाइल और इससे वाबस्ता मईशत को ब्लू इकोनॉमी का नाम दिया गया। इसमें तेल और गैस के ज़खायर, ऑफशोर ड्रिलिंग, सी फूड, फिशरीज, शिपिंग, सयाहत, कोस्टल लाइन्स, होटल, साहिली हवाओं से विंड और शमसी तवानाई, एक्वाकल्चर, ज़ेरे आब मादनियात, कीमती पत्थर और बहुत कुछ इसमें शामिल है। एक अंदाजे के मुताबिक 2030 तक वर्ल्ड ब्लू इकोनॉमी $3 ट्रिलियन तक पहुंचने का तखमीना लगाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक सिर्फ 1.5 अरब डॉलर तक ही पहुंच सका। ब्लू इकोनॉमी में इंडिया का हिस्सा 70%, बांग्लादेश का 26% और पाकिस्तान का 3.76% है। पाकिस्तान दुनिया में मछली पकड़ने वाले 30 बड़े मुल्कों में शुमार किया जाता है, जिसमें से सिर्फ 10% मछली ही एक्सपोर्ट की जाती है। ग्लोबल मार्केट में हमारी फिश वैल्यू $2.3 फी किलोग्राम और बांग्लादेश की $5 फी किलोग्राम है, जिसकी अहम वजूहात में नाकिस क्वालिटी और नाकिस इंतजामात हैं। ब्लू इकोनॉमी में टूरिज्म अहम सेक्टर है। दुनिया में 50% से जायद सयाहत समंदर पर होती है। दुनिया भर की 10% GDP का इन्हिसार सयाहत पर होता है और 300 मिलियन नौकरियां समंदरी सफर और टूरिज्म से पैदा होती हैं। सिंगापुर की तरक्की की तारीख कई दिहाइयों पर मुहित है, लेकिन सिंगापुर के हालात उस वक्त बदले जब हुकूमत ने बंदरगाह की तरक्की को अपनी मुआशी हिकमत अमली का अहम तरीन हिस्सा करार दिया। 1965 के बाद सिंगापुर में जदीद बंदरगाह और कंटेनर टर्मिनल की तामीर का आगाज हुआ। 90 की दिहाई के बाद बंदरगाह ने आलमी तिजारती मरकज की हैसियत इख्तियार करके सिंगापुर की तरक्की के रास्ते खोल दिए। सुएज कैनाल यूरोप और एशिया के दरमियान मुख्तसर तरीन तिजारती रास्ता है। पाकिस्तान भी ब्लू इकोनॉमी पर तवज्जो देकर अरबों डॉलर्स का रेवेन्यू कमा सकता है, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आज तक जिस तरह दीगर सेक्टर्स को इतनी तरजीह दी गई, ब्लू इकोनॉमी पर काम क्यों नहीं किया गया? क्या पाकिस्तान के दीगर ममालिक से पीछे रह जाने की एक बड़ी वजह ब्लू इकोनॉमी को नजरअंदाज करना है? ये वो सवालात हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। तो रिपोर्ट नाज़रीन आपने देखी। शुएब साहब, आप कई बार हमें ये बता चुके हैं कि लाखों डॉलर का पानी जो हम समंदर में ज़ाया होता देख रहे हैं, ना हमारे पास वो कोई रिजर्वायर्स हैं कि हम उस पानी को रिजर्व कर सकें और आने वाले दिनों के में उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकें। फिर ये ब्लू इकोनॉमी जो कि ज़ेरे ज़मीन इतना कुछ ख़जाने की सूरत में छुपा हुआ है, हम इसका भी कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। अभी रिपोर्ट्स में आपने स्टैट्स भी देखे होंगे कि हम बांग्लादेश से भी इस वक्त नीचे मौजूद हैं। पूरे ओवरऑल हम सिर्फ 1.5 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दुनिया इस वक्त 3 ट्रिलियन पर पहुंचने वाली है। जी बाब जहांगीर, मैं ना हेड्स ऑफ टू योर टीम, माशाल्लाह मेरी तरफ से फिर उनको मुबारकबाद दें कि उन्होंने एक ऐसी चीज जो बिल्कुल इग्नोर्ड है। मेरा ख्याल है अगर मैं मतलब वो जिसको कहते हैं ना शायराना ताल्ला के जिसमें अपनी तारीफ होती है, तो अगर मैं बोल चैनल की तारीफ में कहीं आगे ना जाऊं तो मैं कम से कम ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि मैंने किसी भी चैनल पर ये टॉपिक पहली दफा सुना। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी, एटलीस्ट मेरे साथ किसी ने ये जाती तौर पे अब तक पहली बार इस मौजू पे बात की कि ब्लू इकोनॉमी को भी हाईलाइट किया जाए। अब मैं आपको ना क्विकली 3 इसकी एग्जांपल्स देता हूँ जिनका बराह रास्त मेरी जात के साथ ताल्लुक है, जो मेरे जाती मुशाहिदे की बातें हैं, ठीक है ना। इसमें मैं अभी रिसर्च टीम आपकी सब कुछ बता चुकी है ना, मेरे लिए उन्होंने क्या छोड़ा है मैं पहले आपको बताऊं। मैं जिंदगी में जब पहली बार दुबई गया तो मुझे 2 चीजों को सोच के और उनके बारे में जान के मैं इतना गमज़दा हुआ। मैंने कहा यार इनके पास सिर्फ पानी है और रेत है, सिर्फ पानी और रेत को ये बेच के पूरी दुनिया को इन्होंने इकट्ठा करके यहाँ रखा हुआ है। जिस तरह पानी के अंदर उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन की हुई है और जिस तरह वो रेत के वो सहराओं में जाके जनाब वो अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज में जिस तरह वो मिलियन ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं हर महीने की पूरी दुनिया। यानी हम जिस कैंप में ठहरे थे वहां पर कुछ 26-27 नेशनलिटीज थी जो आई हुई थी और जो शाम अपनी स्पेंड करने के लिए सहरा में आए हुए थे। अंदाजा करें रेत बेच रहे हैं वो, रेत बेच के वो खा रहे हैं। हमसे कुछ भी ना हो सका। दूसरा जो आपको अपना जाती मुशाहिदा बताऊं वो ये था कि जब मैं ये पानी की क्यों मैं रोना रोता हूं कि हम लोग पानी को अभी तक रिजर्वायर्स में स्टोर नहीं कर सके। एक इस्तिलाह है, ये टीम को दीजिएगा, वो इसके ऊपर काम करेंगे, उसको कहते हैं बैक वाटर इंट्रूजन। बैक वाटर इंट्रूजन, जब आपका पानी ऊपर से मीठा पानी नहीं जाता ना प्रॉपर तरीके से, तो क्या होता है कि समंदर बैक मारता है और वो जब ऊपर की तरफ आना शुरू होता है तो वो आपकी जमीन को खाना शुरू कर देता है, निगलना शुरू कर देता है। देखिए एक तरफ हम ये कहते हैं कि जी हमारी मुसल्लह फौज हम अपनी जमीन का, ये बड़ी मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूँ, काश ये मेरे लोगों को समझ आ जाए
कि हम अपनी जमीन का 1 इंच किसी को देने के लिए अपने खून का आखिरी कतरा बहा देंगे। और यहाँ हमारा इस वक्त मैं समझता हूँ कि हजारों किलोमीटर का ऐसा इलाका है स्क्वायर में कि जिसको समंदर खा रहा है और हम उसके आगे बेबस हैं, क्योंकि हमने अभी तक पानी के मामले में वो संजीदगी इख्तियार नहीं की। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा हमें नुकसान हुआ वो ये हुआ, हमारी ना सिंध में एक बहुत खूबसूरत अल्लाह ताला की मैं समझता था अनायत है वो हम पर, ब्लैक उसको कहते हैं ब्लाइंड डॉल्फिन, और वो ब्लाइंड डॉल्फिन पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे पास थी। यानी आप अंदाजा कीजिए कि वो इतनी नायाब मखलूक है अल्लाह की, और वो आहिस्ता 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 खत्म हो गए, बल्कि तकरीबन इस वक्त एक्सटिंक्ट हो गई है, जो वर्ल्ड जो इसके साथ है ना WWF के तहत जो ठीक है। बहुत डॉक्टर शुएब अहमद साहब एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। IMF ने पाकिस्तान में महंगाई में मुसलसल कमी की पेशगोई कर दी है और IMF का कहना है कि अगले 5 साल भी जो महंगाई का फिगर है वो सिंगल डिजिट में ही पाकिस्तान में रहेगा। तो ज़ाहिर है ये महंगाई में कमी नहीं बल्कि महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है, जो हम 1.5 साल पहले 38% तक जिसको हमने जाता हुआ देखा, फिर कुछ अरसे के बाद वो 27% पर आई और अब वो कम होते होते सिंगल डिजिट में तो आ चुकी है। लेकिन चीज़ों की जो कीमतें जिस तनासुब से बढ़ चुकी हैं, क्या उनमें भी ये कमी होना मुमकिन होगा या नहीं होगा? और अगर ये नहीं होता तो फिर एक आम आदमी तक तो वो रिलीफ नहीं पहुंच सकेगा। IMF का प्रोग्राम गो के पाकिस्तान को मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट ज़रूर कम हो रहे हैं, महंगाई बढ़ने की रफ्तार तो कम हो रही है लेकिन रुक नहीं रही है, और उसका रिवर्स होना तो इस वक्त करीब करीब नामुमकिन ही नज़र आ रहा है। इस पूरी सूरत हाल में अब ये IMF प्रोग्राम किस हद तक पाकिस्तान की मईशत को संभाला दे सकता है और एक आम आदमी को इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर शुजात फारूक साहब चीफ ऑफ रिसर्च हैं पाइट के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अब ये महंगाई को कंट्रोल में रखने की एक खुशखबरी तो IMF सुना रही है, लेकिन क्या ये एक आम आदमी के लिए भी खुशी की खबर है जो कि पहले ही कई गुना ज़्यादा महंगाई का इस वक्त सामना कर रहा है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, खुशी की खबर तो ये है कि जहां हम पिछले 3 साल 4 से डबल डिजिट इन्फ्लेशन देख रहे थे, और ये इन्फ्लेशन कोविड में स्टार्ट हुई, फिर कोविड के बाद आपको पता है पाकिस्तान में वैसे महंगाई हुई क्योंकि जो हम सप्लाई ऑफ मनी उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे थे। ये तो बहुत मुश्किल है। आप ये देखें कि हम ये कहें कि कीमतें गिर जाएंगी, ये बहुत मुश्किल है कि जी हम कहें कि जी के प्राइसेस कम हो जाएं। हाँ, ये एक खुशाइन चीज़ है कि ये जो महंगाई में कमी हुई है और इंटरेस्ट रेट में कमी हो रही है, इस इंटरेस्ट रेट से हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ एक्सपेंड करें। और महंगाई ने जो बहुत बड़ा एक डैमेज किया है, वो डैमेज किया है कि जो लोगों की सेविंग कैपेसिटी थी वो बहुत डिस्टर्ब हुई है। तो देखें, ये एक खुशाइन चीज़ है कि ये रुक गई है। 5-6%, 7% महंगाई किसी भी इकोनॉमी के लिए एक लुब्रिकेशन होती है, यानी कंज्यूमर भी उसको टॉलरेट करता है और प्रोड्यूसर के लिए, फैक्ट्री मालिकान के लिए भी ये एक इंसेंटिव होती है कि वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। लेकिन हम अगर इसको इस एंगल से ज़रूर देखें कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में बिजनेस एक्टिविटीज़ एक्सपैंड हों और नौकरियां जनरेट हों, लोग कारोबार को एक्सपैंड करें। और जब देखें महंगाई के साथ अगर कारोबार एक्सपैंड हो रहे होते तो वो फिर महंगाई आपको फील नहीं होती। पिछले 2-3 साल में महंगाई इसलिए भी ज़्यादा फील हो रही थी कि हमारी ग्रोथ बिल्कुल 2-2.5% थी और इसी रेट पे हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है, तो एक आम आदमी की पर कैपिटा इनकम कम हो रही थी। बिल्कुल। और फिर शाह साहब, जो पाकिस्तान में इस वक्त जो इजाफा हुआ है पर कैपिटा इनकम में, वो सालाना बुनियाद पर सिर्फ 1.9% है। अब हम खित्ते के दूसरे ममालिक में जब चले जाते हैं तो हर जगह 4% से ज़ायद इसमें इजाफा हो रहा है। हम बांग्लादेश का फिगर 4.5 देख रहे हैं, भारत में हम 4.9 देख रहे हैं, चाइना में तो बहुत ही हाई फिगर है, 7.5% के हिसाब से हम इजाफा होते देख रहे हैं। तो ये ऐसे हालात में फिर पाकिस्तान के लोग किस तरह मुकाबला कर सकते हैं इस महंगाई का? देखिए, जो आपने बांग्लादेश की, इंडिया की, चाइना की मिसाल दी है, इन तीनों इकोनॉमीज को आप देखें तो चाइना पिछले 30 सालों से 6-7-8% पे ग्रोथ कर रहा है। इंडिया ने भी 6-7% पे ग्रो किया है पिछले 10-12 साल से। बांग्लादेश को देखें तो 2001 में जब हमारी एक्सपोर्ट $10 बिलियन थी और उनकी $5 बिलियन थी, और आज हम 32-33 पे स्ट्रगल कर रहे हैं और बांग्लादेश $50 बिलियन को क्रॉस कर गया है। तो देखें, इस सारे में आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और आपकी एक्सपोर्ट मैटर करती है, जो कि पाकिस्तान में ना ग्रोथ थी
और ना एक्सपोर्ट थी। तो देखिए जब इनकम ही नहीं होगी और ऊपर से महंगाई होगी तो आम बंदा पिसेगा। तो जो मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि अब हमें महंगाई की तरफ से कुशन मिल गया है, कुछ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में आना शुरू हो गई है। आप देखिए अभी $2 बिलियन सऊदी अरेबिया ने कमिट किया है। हम IMF के साथ एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में भी चले गए हैं कि 36 महीनों में हमें एक इन्वेस्टमेंट मिली है। और जब IMF के साथ हम जाते हैं तो आपको बहुत से बायलैटरल कमिटमेंट भी मिलती है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, UAE है, चाइना है। तो इस सारे से हमें अगले 3 साल में बहुत टैक्टफुली इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है कि हमें 5-6% ग्रोथ हो, जिससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़े और जिससे हमारी जॉब क्रिएशन हो। ना कि वो हमें ग्रोथ चाहिए कि जिससे हमारी इंपोर्ट बढ़े। देखिए लास्ट टाइम पहले पाकिस्तान में ये भी होता था कि हम आहिस्ता आहिस्ता एक इंपोर्टेड इकोनॉमी बन गए हैं। आप मार्केट में जाएं तो आपको हर प्रोडक्ट आपको इंपोर्टेड मिलेगी। और जब हमारी ग्रोथ होती थी और लोगों की पर कैपिटा इनकम या इनकम बढ़ती थी तो वो जितनी स्पेंडिंग करते थे वो सब की सब आपकी उससे आपकी इंपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाती थी। तो देखिए हमें इंपोर्ट से एक्सपोर्ट की तरफ शिफ्ट होना है और ये 3 साल बड़े क्रूशियल हैं कि जिसमें एक तो इस एंगल से भी आप देखें कि हमें इस महंगाई की कमी का फायदा उठाना है। दूसरा अल्लाह करे कि एक और चीज़ है महंगाई में, वो है पेट्रोल की प्राइसेस। आप देखिए इस वक्त जो कुछ इंटरनेशनल क्राइसिस है, यूक्रेन और रशिया की वार है, ईरान के साथ जो इस वक्त गल्फ के अंदर एक अनसर्टिनिटी है लॉ एंड ऑर्डर की और वार की है, ये भी फ्यूचर में अगर ये काम रहे तो फिर तो ठीक है। लेकिन आप देखिए अगर आपकी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो फिर शायद अगेन ये महंगाई का जिन बाहर निकले। लेकिन शुरा साहब ये अगर इंपोर्ट से एक्सपोर्ट पर शिफ्ट होना है तो उसके लिए इंडस्ट्री को ग्रो करना है, इंडस्ट्री की एक एक्टिविटी नजर आनी चाहिए। इस वक्त इंडस्ट्री तो हमारी कॉस्ट की वजह से भी और फिर एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से भी बहुत ही मुश्किलात का शिकार है। जब तक इंडस्ट्री नहीं ग्रो करेगी, हुकूमती पॉलिसीज ऐसी नहीं होंगी जो उनके फेवर में जाएं, उस वक्त तक कैसे हम अपनी इस एक्सपोर्ट में इजाफा कर सकते हैं। अभी अब SCO हुआ तो उस SCO के भी जितने मेंबरान हमारे मुल्क में आए थे उनके साथ हमारा कोई ट्रेड या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाइना के अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसका जिक्र भी किया जा सके। तो हम तो उन ममालिक के साथ भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे या ट्रेड नहीं कर पा रहे जो कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर हमारे अपने साथ बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप देखें कि हम इस वक्त खुश हो रहे हैं, हम खुशियां मना रहे हैं कि हमने IMF के साथ सक्सेसफुल डील कर ली है, यानी हम लोन लेने पे खुश हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो अगले 3 साल में हमने सिर्फ $90 बिलियन एक्सटर्नल लोन वापस करना है। इस साल भी जो बजट है उसमें 18 ट्रिलियन का बजट है और 10 ट्रिलियन हमने इंटरेस्ट पेमेंट करनी है। तो देखें हमें बड़ा सीरियसली सोचना है और वो सीरियसली वही चीज़ है जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं कि हमें सीरियस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आनी है। वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हमें टेम्पोररी ग्रोथ ना दे कि जिससे इंपोर्ट बढ़े, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिससे हमारा बिजनेस ईज हो, जिससे हमारे बिजनेस की कॉस्ट कम हो, जिससे हमारी जो रेवेन्यू है टैक्स रेवेन्यू की बेस बढ़े, टैक्सेस नहीं बढ़े बल्कि और टैक्स नेट के अंदर लोग आए, जिसमें रियल स्टेट है, जिसमें होलसेल है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर है। और दूसरी तरफ हम गवर्नमेंट के साइज को भी काम करें। गवर्नमेंट की पेंशन्स हैं, चाहे गवर्नमेंट की रनिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, चाहे PSDP के बजट्स हैं, इन सब को हम देखें, सब्सिडीज को स्पेशली देखें, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को देखें। ये सारी सीरियसली हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है, तो तब जाके हम वो ग्रोथ चलाएंगे, तब नौकरियां क्रिएट होंगी और तब हम बेनिफिट लेंगे। जिस तरह आपने SCO का हाईलाइट किया है कि आप देखें हमारा उस तरीके से कोई बहुत बड़ा विजन ही आज तक नहीं है कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई अट्रैक्ट करें। आज से आप 10 साल पीछे चले जाए तो हम कहते थे कि CPEC हमारे मुल्क में ग्रोथ लेके आएगा। तो देखें CPEC से ग्रोथ नहीं आई है। वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आपकी एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाएगी, जो आपके लोकल R&D को बूस्ट नहीं करेगी, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शायद हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म में हमारे गले पड़ेगी। जिस तरह आप बहुत सी आप गाड़ियों को देख लें, बहुत सी इंपोर्टेड गाड़ियां जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ पे और वो कोई गाड़ी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे और प्रॉफिट उनको जा रहे हैं। तो हमें इस तरह की FDI नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब शिराज साहब ये इस वक्त बहुत ज़्यादा हमारी हुकूमत का जोर इस्लाहात पर है और वो भी सिर्फ टैक्स रिफॉर्म्स पर शायद बहुत ज़्यादा जोर है कि 1 नवंबर से कार्रवाइयाँ शुरू होनी है लोगों के खिलाफ। एक टैक्स का टारगेट हमने एक बड़ा सेट कर लिया। हम
पहले क्वार्टर में भी देख रहे हैं तो एक शॉर्टफॉल मौजूद है। तो ये सिर्फ टैक्स कलेक्शन बढ़ाकर या एक सेक्टर पर फोकस करके क्या ये जो इकोनॉमिक इस वक्त मुश्किलात हैं इनका हम क्या थोड़ा सा इसमें बेहतरी ला सकते हैं, या फिर सारी चीज़ों को हमें पैरेलल लेकर चलने की ज़रूरत है? देखें, एक तो जो इकोनॉमी है ना वो एक कम्प्लेक्स चीज़ है। वो सिर्फ ना टैक्स पे बेस कर रही है, ना पीएसडीपी पे बेस कर रही है, ना सिर्फ एक्सपेंडिचर पे बेस कर रही है। आपको मल्टी डायमेंशनल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मैयर लेने हैं। जिस तरह फर्ज करें, लॉन्ग टर्म मैयर क्या है कि आपको अपना ह्यूमन कैपिटल ठीक करना है, आपकी लेबर इस लेवल पे हो वो कम्पीट करे। अब पाकिस्तान में देखें, आपने पॉलिसीज की बात की है। जब पाकिस्तान में हर 3 महीने के बाद एक मिनी बजट आएगा और उसके अंदर हम टैक्सेस और चेंज करेंगे, कोई बढ़ा देंगे, कोई कम कर देंगे, कुछ और एरियाज के अंदर टैक्सेस को ऐड करेंगे, तो आप इसी से देखें कि आपके इन्वेस्टर को, चाहे वो लोकल है या फॉरेन है, उसको क्या मैसेज आएगा। उसको यही मैसेज आएगा कि इस मुल्क की पॉलिसी क्लियर नहीं है। तो हम अभी तक जो रिफॉर्म्स करने की कोशिश करते हैं वो रिफॉर्म्स यही है कि जो बंदा पहले टैक्स दे रहा है हम उसी के ऊपर और बोझ डालते हैं, क्योंकि उससे टैक्स लेना हमारे लिए बहुत आसान है। तो हमें सीरियसली एक तो ये सोचना है कि जब किसी भी इकोनॉमी में आप वेस्ट में चले जाए, अमेरिका में, कि जब ग्रोथ नहीं होती तो लोगों की इनकम डिस्टर्ब होती है। आपने जिस तरह बताया कि पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम शायद 1-2% बढ़ी है और उसके मुकाबले में बाकी मुल्कों में ज़्यादा बढ़ी है। तो हुकूमत टैक्सेस को कम करती है, क्योंकि टैक्सेस को कम करने का मतलब है कि आप लोगों को एक कुशन देते हैं कि वो उनकी स्पेंडिंग बढ़े और उस स्पेंडिंग से इकोनॉमी चले। लेकिन हम देखें पिछले 2-3 साल में गवर्नमेंट बड़े फख्र से कहती है कि जी हमारे टैक्स रेवेन्यूज बढ़े हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं थी। तो उससे जो आपका डिजास्टर हुआ है वो यही है कि लोगों की सेविंग डिस्टर्ब हुई है, जो थोड़े बहुत बिजनेस चल रहे थे वो कोलैप्स हुए हैं। तो हमें वो सारी इंसेंटिव देनी है जो इस मुल्क में इकोनॉमी को एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट दे, जिससे आपका, चाहे वो एनर्जी है, एनर्जी में बहुत सिंपल है कि हमें एनर्जी की प्राइसेस को कम करना है। बिजनेस को क्या करना है कि हमें गवर्नमेंट के जो बहुत से रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको उस तरीके से करें कि हमारी इंडस्ट्री, एक कंपनी रजिस्टर कराना हमारे लिए बहुत ईजी हो, एक बिजनेस करना बहुत ईजी हो। एफबीआर के आप सिस्टम देखें, उसके अंदर वो रिफॉर्म्स लेके आए कि जहाँ पे एक बंदा टैक्स देने को फख्र महसूस करे। इस वक्त ये मत समझे कि हम टैक्स नहीं दे रहे, हम टैक्स दे भी रहे हैं, लेकिन मैसेज ये आ रहा है कि शायद हम टैक्स नहीं दे रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शुजात फारूक साहब, चीफ ऑफ रिसर्च मौजूद थे। और अब हुकूमत को जितने भी इकॉनमी के इस वक्त शोबे सेक्टर्स हैं सब पर ही अपनी तवज्जो मरकूज़ करनी पड़ेगी ताकि ओवरऑल मईशत में बेहतरी और इसमें इस्लाहात पर काम तेज़ से तेज़ किया जा सके। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।